नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के ही राजनीति विज्ञान विषय के समकालीन दक्षिण एशिया जो पाठ हैं उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और अब हम बात करेंगे श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष रहा। हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार बांग्लादेश का उदय हुआ। हमने पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था रही उसके बारे में हमने पढ़ा। और आज हम जो है दक्षिण एशिया की ही एक देश श्रीलंका जो है इसके जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ से 3 नंबर की जो टिप्पणी है हमारे वो पूछी जाती है। दोस्तों 1947 में जिस प्रकार हिंदुस्तान ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ, ठीक उसी प्रकार श्रीलंका भी दोस्तों जो 1948 में श्रीलंका भी जो है ये आज़ाद हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है कि श्रीलंका जो है आज़ाद कब हुआ। तो दोस्तों 1948 में श्रीलंका जो है ये भी जो है ब्रिटिश उपनिवेश से जो है आज़ाद हुआ दोस्तों। और इस ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद होने के बाद दोस्तों श्रीलंका ने भी अपनी एक नई शुरुआत की लोकतंत्र के साथ। इसका प्राचीन नाम जो है श्रीलंका का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है दोस्तों, उस समय जो है आज़ादी से पूर्व तक इसको सिलोन कहा जाता था। आज़ादी से पूर्व तक इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। और इस सिलोन में या इस श्रीलंका में दोस्तों इसका जो मूल समुदाय था, जो समाज था, जो जाति थी इसकी, वो थी सिंहली समुदाय। श्रीलंका की जनसंख्या में एक बहुत ही बड़ा या यूं कहें कि वर्चस्व वाला समुदाय था ये सिंहली समुदाय। और ये स्वाभाविक था कि जो श्रीलंका की जो राजनीति है, श्रीलंका की राजनीति में इस समुदाय का जो है वो वर्चस्व रहा, यानी इसका जो दबदबा है वो शुरू से ही बना रहा। ये जो श्रीलंका का सिंहली समुदाय था दोस्तों, ये अपने राष्ट्र के प्रति कट्टर था। और इसका ये मानना था कि श्रीलंका की आज़ादी से पहले ही जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में जाकर बस रहे थे, ये उनके खिलाफ था। और भारतीय लोगों का ये जो पलायन है श्रीलंका की तरफ, भारतीय तमिल लोगों का जो पलायन है वो श्रीलंका की आज़ादी के बाद तक जारी रहा। तो ये जो सिंहली समुदाय था ये भारतीय मूल के जो तमिल थे, भारतीय मूल के जो तमिल थे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसका ये कहना था कि श्रीलंका केवल और केवल जो है वो सिंहली लोगों का है। ये श्रीलंका को केवल और केवल जो है वो सिंहली समुदाय का देश जो है वो मानता था। अब जो भारतीय तमिल जो है जो श्रीलंका में जाकर बस रहे थे दोस्तों, इन्होंने धीरे धीरे अपने लिए श्रीलंका के दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में, भारतीय मूल के इन तमिलों ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में अपने लिए एक नए देश की जो मांग है, इन्होंने धीरे धीरे उस मांग को करना शुरू कर दिया। भारतीय मूल के तमिलों का कहना था कि हमारी जनसंख्या भी यहाँ खूब है और इसलिए हमें भी एक नए राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र देखना है जिसका नाम होगा तमिल इलम। और यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारतीय मूल के तमिल या श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ उसका मूल कारण क्या था। उसका मूल कारण ये था कि ये सिंहली लोगों से अलग श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में जो तमिल थे वो अपने लिए एक नए देश की मांग कर रहे थे। और किस नाम से? तमिल इलम नाम से वो एक अपना नया देश बनाना चाह रहे थे। लेकिन कहानी यह है कि श्रीलंका जो है उसका मूल जो समुदाय या उसकी जो जाति थी वो सिंहली समुदाय था। और ये सिंहली समुदाय भारतीय मूल के जो तमिल थे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि इस सिंहली समुदाय का ये मानना था कि जो श्रीलंका है वो केवल सिंहली लोगों का है, अन्य लोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो अब क्या हुआ, भारतीय मूल के इन तमिलों ने धीरे धीरे जब श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में अपने लिए एक अलग देश की मांग की, तो धीरे धीरे दोस्तों ये जो मांग है वो बढ़ती गई। और इसी दरमियान 1976 में
प्रभाकरण ने दोस्तों, वेलुपल्ली प्रभाकरण ने दोस्तों 1976 में एक संगठन की स्थापना की जिसको नाम दिया गया LTTE, यानी हिंदी रूपांतरण हम इसको कहें तो इसको लिट्टे के नाम से जो है वो जाना गया दोस्तों। लिट्टे का मतलब था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इसकी स्थापना जो है वो 1976 में प्रभाकरण ने की। यह एक ऐसा संगठन था जो पूरी तरह से बाद में हिंसा पर आधारित हो गया और इस LTT के द्वारा जो है अलग देश की मांग के लिए जो है श्रीलंका की सेना के साथ एक सशस्त्र जो संघर्ष है वो उसका शुरू हो गया। अब ये समस्या जो है वो भारतीय मूल के तमिलों से जुड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक था कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो किसी न किसी प्रकार अपने ही मूल के जो तमिल है इनके हितों के लिए कुछ करने का उसने सोचा। और इसी दौरान जो है 1987 में राजीव गांधी सरकार के समय, ध्यान दीजिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 1987 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इस समस्या को, मतलब श्रीलंका की सेना और भारतीय मूल के जो तमिल थे उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए, दोनों पक्षों को समझाने के लिए भारतीय सरकार ने जो है वो शांति सेना श्रीलंका में भेजी 1987 में। अब क्या हुआ कि ये भारतीय जो शांति सेना गई उल्टा यही संघर्ष में उलझ गई और इसका विरोध जो है वो श्रीलंका में धीरे धीरे शुरू हो गया, क्योंकि श्रीलंका के लोगों का ये मानना था कि हिंदुस्तान जो है वो श्रीलंका की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और इसी कारण इस शांति सेना का विरोध हुआ और आखिरकार कोई बिना किसी, ये कह सकते हैं कि इसको कोई सफलता नहीं मिली और इस शांति सेना को 1989 में वापस जो है इसको बुलाना पड़ा। और इस प्रकार धीरे धीरे फिर श्रीलंका की जो सेना है उसने इस लिट्टे का जो है सफाया करते हुए आखिरकार 2009 में श्रीलंका की सेना ने इसका जो मुखिया था प्रभाकरण उसको मार गिराया और उसके साथ ही जो श्रीलंका में जो एक जातीय संघर्ष, एक गृह युद्ध चल रहा था उसकी जो समाप्ति हो जाती है। पुनः इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बता देता हूं दोस्तों, जहां से 100% जो प्रश्न बनेंगे। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद होता है। श्रीलंका का आज़ादी से पहले तक जो नाम था वो था सिलोन। सिंहली समुदाय यहाँ का प्रमुख समुदाय है जो श्रीलंका को केवल और केवल सिंहली लोगों का देश मानता है। ये भारतीय मूल के तमिलों के खिलाफ था। श्रीलंका के एक हिस्से उत्तर पूर्वी भाग में भारतीय मूल के तमिलों की एक बड़ी आबादी वहाँ जाकर बस गई थी और उस आबादी ने अपने लिए श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में एक नए देश की मांग करना शुरू कर दिया और उनका मानना था कि तमिल इलम नाम के एक नए देश का निर्माण हमारे लिए होना चाहिए। बाद में 1976 में प्रभाकरण के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लिट्टे की स्थापना की गई, जो पूरी तरह हिंसा पर आधारित हो गया। हिंदुस्तान की सरकार ने 1987 में कोशिश की इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली और आखिरकार जब 2009 में प्रभाकरण मारा गया श्रीलंका की सेना के द्वारा, तब जाकर इस लिट्टे का अंत हुआ और श्रीलंका में जारी जो गृह युद्ध था वो समाप्त हुआ। अपने लंबे गृह युद्ध के बाद भी श्रीलंका ने बहुत जल्दी कुछ सफलताएं प्राप्त की दोस्तों, और ये सफलताएं थी दोस्तों कि श्रीलंका की जो सफलताएं थी उसने सब एशियाई देशों की, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर एशियाई विकासशील देशों की हम बात करें तो इसने सबसे अच्छे प्रभावी ढंग से दोस्तों इसने जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण किया दोस्तों। सबसे अच्छे ढंग से इसने जनसंख्या पर नियंत्रण किया। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी दोस्तों कि जब उदारीकरण आया तो विकासशील देशों में सबसे पहले उदारीकरण जो है वो श्रीलंका ने ही अपनाया था। जनसंख्या नियंत्रण एशियाई देशों में जो विकासशील देश हैं उनमें सबसे अच्छा
प्रभावी ढंग से जो जनसंख्या पर नियंत्रण किया वो श्रीलंका ने किया। नंबर 2, सबसे पहले एशियाई देशों में इसने उदारीकरण को अपनाया। और इतने लंबे गृह युद्ध के बाद भी जो है दोस्तों, इसका जो सकल घरेलू प्रति व्यक्ति जो आय है इसकी सकल घरेलू प्रति व्यक्ति जो आय है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो रही। यह है इसकी सफलताएं। कई बार यहाँ से 2 नंबर का जो प्रश्न है पूछा जा सकता है। और आज श्रीलंका जो है वो लोकतांत्रिक रास्ते पे चल रहा है। भारत के साथ भी इसके सामान्य जो रिलेशन है और एक अच्छे पड़ोसी के तहत हम मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेपाल में जो लोकतंत्र है वो किन कठिनाइयों से होकर नेपाल में लोकतंत्र ने अपने आप को स्थापित किया। हमने अभी पढ़ा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष कई सालों तक चला। इसी प्रकार नेपाल में कोई जातीय संघर्ष तो नहीं हुए, लेकिन लोकतंत्र को लेकर एक लंबा संघर्ष जो है वो नेपाल में भी चला। तो आइए हम बात करते हैं अब नेपाल के संदर्भ में दोस्तों, कि जो नेपाल है, नेपाल ने किस मुश्किल हालातों के बाद जो है वो लोकतंत्र को अपनाया। दोस्तों, नेपाल जो है वो अपने अतीत में अपने आप को एक हिंदू राज्य जो है वो रखने में कामयाब रहा। कई बार प्रश्न बनता है यहाँ से कि नेपाल जो है वो अतीत में कैसा राज्य था। नेपाल अपने अतीत में एक हिंदू राज्य था, और हिंदू राज्य होने के साथ ही दोस्तों जो नेपाल की जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों, वो पूर्णतया लोकतांत्रिक तो नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं कि ये संवैधानिक राजतंत्र था यहाँ पे। क्योंकि नेपाल के गौरव में नेपाल के लोगों का ये मानना था कि नेपाल के लिए जो राजा का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नेपाल की जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन समय में बदलाव हुआ और 1990 के आसपास दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र की जो मांग है वो प्रबल होने लगी। कई संगठनों के द्वारा ये मांग की जाने लगी कि और ज़्यादा उत्तरदायी शासन की आवश्यकता है अब नेपाल में। लेकिन दोस्तों, नेपाल के राजा ने अपनी सेना के दम पर जो है इस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, और इसी का एक नतीजा ये हुआ दोस्तों कि नेपाल में एक दूसरा वर्ग खड़ा हो गया जिसको माओवादी कहा गया। ये माओवादी वर्ग दोस्तों, ये सरकार यानी कि राजा और राजा का जो अभिजन वर्ग था, ये उसके खिलाफ इसने संघर्ष शुरू कर दिया। इसके साथ राजा से ही दोस्तों जो लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो भी राजा से ये मांग कर रहे थे कि अब नेपाल में जो है लोकतंत्र चाहिए। तो इस प्रकार एक संघर्ष शुरू हुआ दोस्तों माओवादी और राजा के बीच, राजा और लोकतंत्र के समर्थकों के बीच। और यही जो संघर्ष था दोस्तों, इसी संघर्ष को दोस्तों नाम दिया गया त्रिकोणीय संघर्ष। इसी को त्रिकोणीय संघर्ष का नाम दिया गया दोस्तों, जो माओवादी और राजा के बीच, राजा और लोकतंत्र के जो समर्थक थे उनके बीच शुरू हो गया। और नेपाल के राजा ने 2002 में जो थोड़ा बहुत भी जो वहाँ पे लोकतंत्र था दोस्तों, उसको भी पूर्णतया समाप्त कर दिया। और 2002 में राजा ने जो संसद थी दोस्तों, संसद को राजा ने 2002 में पूरी तरह से भंग कर दिया और जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया। अब जो विरोध है वो और तीव्र हुआ दोस्तों, और 2006 में राजा को आखिरकार झुकना पड़ा। राजा जो ज्ञानेंद्र नाथ थे, जो राजा
ज्ञानेंद्र थे उनको झुकना पड़ा और 2006 में दोस्तों उस संसद को दोबारा बहाल करना पड़ा, यानी उसको पुनः लागू करना पड़ा। और धीरे धीरे दोस्तों कुछ और बदलाव हुए और आखिरकार 2008 में जो है ये संवैधानिक राजतंत्र समाप्त हुआ और नेपाल जो है उसमें लोकतंत्र जो है वो स्थापित हुआ दोस्तों। इसके बाद 2015 में दोस्तों 2015 में ही दोस्तों नेपाल ने जो है वो अपना नया संविधान जो है उसको लागू किया दोस्तों। यहाँ मेरा उद्देश्य एक बहुत विस्तृत रूपरेखा तैयार करना नहीं है। नामुमकिन है कि इससे बड़ा कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बने दोस्तों। जितना आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा वो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों मैंने आपको बताया है। इससे कहीं भी ज़्यादा कहीं भी दोस्तों कोई ऐसे चांस नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाए। हाँ, इससे सीमित जरूर हो सकता है लेकिन इससे विस्तृत नहीं हो सकता। इसीलिए नेपाल का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है दोस्तों, लेकिन उसको यहाँ इतना बड़ा एक्सप्लेन करना उसका औचित्य नहीं है। तो हम पुनः नेपाल के जो संघर्ष की कहानी दोबारा देखिए दोस्तों कि नेपाल अपने अतीत में एक हिंदू राज्य था और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन बाद में 1990 के आसपास लोगों ने और ज़्यादा उत्तरदायी शासन की मांग शुरू कर दी और इस वजह से राजा ने जो है वो अपनी सेना के माध्यम से शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया और 2002 में जो राजा ने संसद को भंग कर दिया। इसके बाद एक संघर्ष शुरू होता है माओवादी और राजा के बीच, राजा और लोकतंत्र के समर्थकों के बीच, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष का नाम दिया गया। और इस संघर्ष के कारण ही 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को वापस उस संसद को बहाल करना पड़ता है, उसको पुनः स्थापित करना पड़ता है और आखिरकार 2008 में जो नेपाल है वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होती है और 2015 में जो नेपाल है वो अपने नए संविधान को अपनाता है। अब भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में प्रश्न बनता है। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सामान्य संबंध है। जो सबसे बड़ी समस्या है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच वो चीन को लेकर है। जब नेपाल चीन के नज़दीक रहता है या चीन के साथ जब नेपाल की नज़दीकियां बढ़ती है तब हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके संबंध नेपाल के साथ में थोड़े कड़वे हो जाते हैं। बाकी दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हैं और दोनों भारत और नेपाल के बीच एग्रीमेंट हो रखा है कि दोनों ही देशों के नागरिकों को, नेपाल के नागरिक भारत में और भारत के नागरिक नेपाल में बिना किसी पासपोर्ट के आवाजाही कर सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए नेपाल एक बफर स्टेट है जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल की नाराज़गी ये भी है कि नेपाल चारों तरफ से स्थलीय भाग से ही घिरा हुआ है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है नेपाल। तो नेपाल कई बार ये आरोप लगाता है हिंदुस्तान की सरकार पर कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो हमें समुद्री मार्ग तक जाने का जो रास्ता नहीं देती या हमारी जो समुद्री मार्ग तक जो हमारी पहुंच है उसको हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उसमें एक बाधा बना हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे बीच अच्छे संबंध हैं और जब भी नेपाल में कोई समस्या आती है तो वित्तीय सहायता से लेकर मानवीय जो सहायताएं हैं वो हिंदुस्तान की सरकार उसको मुहैया कराती है।